दोस्तों नमस्कार। आज की खबर सुनकर आप लोग दंग रह जाएंगे क्योंकि देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री संजय कुमार के बेटे साई भागीरथ को हैदराबाद की साइबराबाद पुलिस ने एक 17 साल की लड़की के साथ यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगर आरोप अदालत में साबित हो गए तो भारतीय कानून के मुताबिक उसे कम से कम 20 साल की कठोर कैद या उम्र भर की कैद, यहां तक कि फांसी तक की सजा हो सकती है, क्योंकि उस पर पॉक्सो एक्ट की धारा 5 और 6 लगाई गई है जो बच्चों के खिलाफ सबसे संगीन धाराओं में गिनी जाती है। और इसके साथ साथ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)M भी लगाई गई है जो गंभीर यौन हमले से जुड़ी है। यानी अगर अदालत ने इसे साबित मान लिया तो भागीरथ की बाकी की पूरी जिंदगी जेल की चार दीवारी में कट सकती है। और यही वजह है कि पूरा देश इस केस को देख रहा है, क्योंकि सवाल केवल लड़की के साथ हुए कथित अपराध का नहीं है। सवाल यह भी है कि क्या एक केंद्रीय मंत्री के बेटे के साथ कानून वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा एक आम आदमी के साथ करता है। तो रुकिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको इस पूरे केस की एक एक डिटेल बताने वाला हूं। कैसे शुरू हुआ, कैसे लड़की ने हिम्मत दिखाई, कैसे आरोपी फरार हुआ और कैसे आखिरकार पुलिस ने उसे दबोच लिया। सब कुछ क्रम से समझिए। अब आते हैं असली बात पर। यह पूरी कहानी शुरू होती है हैदराबाद से, जहां 17 साल की एक नाबालिग लड़की और उसकी मां ने 8 मई 2026 को पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में जाकर एक शिकायत दर्ज कराई। और इस शिकायत में जो आरोप लगाए गए वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। मां ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी की पहचान जून में कुछ कॉमन दोस्तों के जरिए बंडी भागीरथ से हुई थी, जो उस समय 25 साल का था। और भागीरथ ने धीरे धीरे लड़की को अपने जाल में फंसाया, उससे रिश्ता बनाया और फिर अक्टूबर में दिसंबर 2025 के बीच कई बार उसका यौन शोषण किया। मां की शिकायत के मुताबिक ये कथित दुष्कर्म 4-5 बार हुआ और ये सब इतने सालों तक छुपा रहा क्योंकि लड़की डरी हुई थी, धमकियों के साए में थी। लेकिन एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और अपनी मां को सब कुछ बताया। यहीं से इस केस की नींव पड़ी। और जब पुलिस ने शुरुआत में FIR दर्ज की तो बलात्कार की धारा लगाई गई। लेकिन जैसे ही पुलिस ने पीड़िता का बयान विस्तार से दर्ज किया और 12 मई को साइबराबाद के DCP ऋतिराज ने खुद पीड़ित से बात की, तब केस की गंभीरता और बढ़ गई और पुलिस ने इसमें पॉक्सो एक्ट की धारा 5(1) और 6 यानी एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की धाराएं जोड़ दी। साथ ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)M भी जोड़ी गई है। अब आप समझ सकते हैं कि मामला कितना भारी हो गया है। अब इसके बाद जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला है। पुलिस ने 13 मई को भागीरथ को नोटिस भेजा कि वो जांच अधिकारी के सामने पेश हो, लेकिन भागीरथ पेश नहीं हुआ। उल्टा वो गायब हो गया, फरार हो गया। और जब पुलिस ने उसकी तलाशी शुरू की तो पता चला कि वो हैदराबाद से बाहर जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक उसकी लोकेशन करीमनगर, दिल्ली और कुछ शहरों में ट्रेस की जा रही थी। और इसी बीच पुलिस ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने भागीरथ के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर यानी LOC जारी कर दिया ताकि वो देश छोड़कर भाग न सके। यानी अब अगर वो किसी भी एयरपोर्ट पर जाता तो उसे तुरंत रोक लिया जाता। साथ ही पुलिस ने 5 स्पेशल टीमें बनाई जो उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड, IP एड्रेस और दूसरी सर्विलांस तकनीक का इस्तेमाल करके उसे ट्रेस कर रही थी। अब इसी बीच भागीरथ के वकीलों ने तेलंगाना हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत यानी कि एंटीसेप्टरी बेल की याचिका दायर की। लेकिन हाई कोर्ट ने 15 मई को कोई अंतरिम राहत देने से साफ इनकार कर दिया और सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी। यानी अब भागीरथ के सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी थी। और अगले ही दिन यानी 16 मई 2026 की शाम को पुलिस को पक्की खबर मिली कि भागीरथ हैदराबाद के पुलिस एकेडमी के पास घूम रहा है। तुरंत साइबराबाद के स्पेशल ऑपरेशन टीम यानी कि SOT ने नाकाबंदी की और भागीरथ को नरसिंगी पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले मंची रेबुआ के टेर्क पार्क के पास से शाम 8:15 पर पकड़ लिया। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर अनिल कुमार रमेश ने खुद ये बयान दिया कि भागीरथ को कार चलाते हुए पकड़ा गया है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि एक तरफ संजय कुमार और उनके वकील दावा कर रहे हैं कि भागीरथ ने खुद सरेंडर किया है। उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि सत्यमेव जयते और कहा कि उन्होंने खुद अपने बेटे को कानून के सामने हाजिर किया। उनके वकील करुणा सागर ने कहा कि वो एडवोकेट एंथनी रेड्डी के साथ टेर्क पार्क के पास भागीरथ को पुलिस को सौंपने गए थे। I, along with Sri Anthony Reddy, senior advocate, have surrendered Bandi Bhagirath to the police at about 8:15 p.m. near Tech Park
police, SOT police, Cyberabad has took custody of the Bandi Bhagirath, and we along with Bandi Bhagirath have came down to police Pet Bashirbagh police station, where police have conducted the investigation which they usually conduct as per BNSS and as per POCSO protocols. We have cooperated with the investigation. We have answered every query police have posed to us. We have given every information. Even Bandi Bhagirath has given all the information, has readily agreed to cooperate with the investigation. लेकिन दूसरी तरफ साइबराबाद पुलिस कमिश्नर ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है और साफ कहा है कि भागीरथ ने सरेंडर नहीं किया है, बल्कि पुलिस ने उसे खुद पकड़ा है और यही असली कहानी है। अब इस पूरे विवाद से एक बात समझ में आती है कि बंडी संजय कुमार अपने बेटे को बचाने की हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस अपनी जांच में पूरी तरह पारदर्शिता रहना चाहती है। अब आइए आगे की कहानी पर। गिरफ्तारी के बाद भागीरथ को पेट बशीर पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां जांच अधिकारी ने 5 विटनेस की मौजूदगी में उससे पूछताछ की और पुलिस का दावा है कि भागीरथ ने अपराध कबूल कर लिया, यानी उसने मान लिया कि उसने ये कृत्य किया है। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, मेडिकल जांच के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया और फिर मजिस्ट्रेट के सामने आधी रात के करीब पेश किया गया और मजिस्ट्रेट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत यानी कि जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। अब वो 29 मई 2026 तक न्यायिक हिरासत में रहेगा और उसे हैदराबाद के चेरलापल्ली सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां अब वो एक आम कैदी की तरह बंद है। सोचिए, कल तक जो शख्स केंद्रीय मंत्री के बेटे के तौर पर लग्जरी जिंदगी जी रहा था, आज जेल की सलाखों के पीछे है। अब बात करते हैं उस पहलू की जिसने इस केस को और पेचीदा बना दिया है। भागीरथ ने करीमनगर में पुलिस को एक काउंटर शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि लड़की के परिवार ने उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 5 करोड़ रुपए वसूली करने की कोशिश की। यानी कि आरोपी पक्ष ये दावा कर रहा है कि ये सब एक एक्सटॉर्शन रैकेट है, लेकिन पुलिस इस दावे को अलग से जांच रही है और ये कोर्ट में साबित होने वाली बात है। अब आते हैं उस सबसे बड़ी सवाल पर जो आप सबके मन में होगा, अगर भागीरथ दोषी पाया गया तो उसे क्या सजा मिलेगी। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, पॉक्सो एक्ट की धारा 6 भारतीय कानून की सबसे सख्त धाराओं में से एक है। इसके मुताबिक एग्रीगेटिव पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का दोषी पाए जाने पर कम से कम 20 साल की कठोर कैद होती है, जो उम्र भर की कैद यानी कि नेचुरल लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक बढ़ सकती है और बेहद गंभीर मामलों में फांसी की सजा भी हो सकती है। अब यहाँ एक बात समझनी जरूरी है कि 2019 में पॉक्सो एक्ट में संशोधन हुआ था, जिसके बाद न्यूनतम सजा 10 साल से बढ़ाकर के 20 साल कर दी गई थी। साथ ही उम्र भर की कैद का मतलब अब जिंदगी भर की कैद होता है, यानी रिमिशन यानी सजा में कोई छूट नहीं मिलती। अदालत यह भी आदेश दे सकती है कि आरोपी पीड़िता को एक उचित और न्याय संगत जुर्माना दे, जो पीड़िता के मेडिकल खर्च और पुनर्वास के लिए इस्तेमाल हो। यानी अगर अदालत में भागीरथ दोषी पाया गया तो उसकी पूरी जिंदगी जेल में बीतेगी और यही वजह है कि उसके वकील किसी भी तरह से उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कानून के जानकारों का मानना है कि पॉक्सो केस नॉन कंपाउंडेबल होता है, यानी इसमें कोई समझौता या सेटलमेंट नहीं हो सकता। चाहे पीड़िता और आरोपी के बीच कोई समझौता हो भी जाए, अदालत उसे स्वीकार नहीं करती। अब बात करते हैं राजनीतिक असर की। इस केस ने पूरे तेलंगाना की राजनीति को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि बंडी संजय कुमार बीजेपी के तेलंगाना के सबसे बड़े नेता हैं, करीमनगर से लोकसभा सांसद हैं और मोदी सरकार के गृह राज्य मंत्री हैं, यानी देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मंत्रालय में बैठते हैं। और जब उन्हीं के बेटे पर इस तरह की संगीन आरोप लगते हैं तो विपक्ष को मौका मिल जाता है। कांग्रेस, बीआरएस और दूसरी पार्टियां बीजेपी पर हमला कर रही हैं और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने पुलिस को साफ निर्देश दिया कि कानून के मुताबिक पूरी कार्रवाई हो, कोई दबाव नहीं चलेगा, चाहे आरोपी किसी का भी बेटा क्यों ना हो। अब सोचिए, ये केस केवल एक पॉक्सो केस नहीं रह गया है, ये एक राजनीतिक भूचाल बन गया है। और यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या एक मंत्री के बेटे के लिए कानून अलग होता है? क्या आम आदमी के बेटे पर ऐसे आरोप लगते तो वो भी हाई कोर्ट जाकर के इंटरसेप्टरी बेल की याचिका डाल पाता? क्या उसके लिए भी पुलिस इतनी सावधानी से कदम उठाती? ये सवाल आपको जरूर सोचना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे ताजा अपडेट की। हाल ही में मिली जानकारी के मुताबिक भागीरथ अब चेरापल्ली सेंट्रल जेल में बंद है। उससे एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने करीब 2 घंटे तक पूछताछ की है। उसके मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्डिंग, चैट हिस्ट्री और अन्य डिजिटल सबूत भी पुलिस इकट्ठा कर रही है।
पीड़िता का बयान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS की धारा 183 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया जा चुका है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बयान अदालत में सीधे सबूत के तौर पर माना जाता है और इसमें आसानी से बदलाव नहीं किया जा सकता। यानी अब अदालत में पीड़िता के पास एक मजबूत इलीगल फाउंडेशन है। इस बीच भागीरथ का ये दूसरा बड़ा विवाद है। अगर आपको याद हो तो 2023 में जब वो महिंद्रा यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तब भी उसके खिलाफ एक साथी छात्र पर हमला करने का केस दर्ज हुआ था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था और तब भी पुलिस ने केस दर्ज किया था। यानी उस वक्त भी विवादों में था और अब फिर एक बार ज्यादा गंभीर आरोप उस पर लगे हैं। अब बात करते हैं भागीरथ के पिता बंडी संजय कुमार सिंह। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, मेरा बेटा भी बराबर है और मैंने अपने बेटे से कहा कि वो जांच में पूरा सहयोग करे। उन्होंने ये भी कहा कि न्याय में समय लग सकता है लेकिन न्याय की जीत जरूर होगी और उन्होंने न्यायपालिका पर पूरा भरोसा जताया है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। कई यूजर्स ये भी कह रहे हैं कि अगर वो वाकई कानून का सम्मान करते हैं तो अपने बेटे को LOC जारी होने से पहले ही पुलिस के सामने पेश कर देते। कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि एक गृह राज्य मंत्री होते हुए जब उन्हीं के बेटे पर ऐसे आरोप लगते हैं तो उन्हें नैतिक तौर पर इस्तीफा भी देना चाहिए या नहीं। ये बहस अब भी जारी है। अब आइए नजर डालते हैं इस केस की आगे की प्रक्रिया पर। 29 मई 2026 तक भागीरथ न्यायिक हिरासत में रहेगा। उसके बाद पुलिस अपनी चार्जशीट तैयार करेगी। इस चार्जशीट में सभी सबूत, गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट और डिजिटल सबूत शामिल होंगे। इसके बाद केस पॉक्सो स्पेशल कोर्ट में जाएगा जहां फास्ट ट्रैक सुनवाई होगी क्योंकि पॉक्सो केस को कानूनन 1 साल के अंदर निपटाने का प्रावधान है। ट्रायल कोर्ट में अगर भागीरथ दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम 20 साल की सजा होगी। अगर वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो वहां भी सजा कम होने की चांस बहुत कम होता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कई बार साफ कर दिया है कि पॉक्सो केस में कोई समझौता नहीं हो सकता। अब बात करते हैं उन सवालों की जो हर एक भारतीय के मन में है। क्या ये केस सच में निष्पक्ष तरीके से चलेगा? क्या एक केंद्रीय मंत्री के बेटे को सजा मिलेगी? क्या भारतीय न्यायपालिका अपनी निष्पक्षता दिखाएगी? ये सब वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अब इस केस पर पूरे देश की नज़र है। मीडिया लगातार खबरें दे रहा है, सोशल मीडिया पर बहस चल रही है और जनता इंसाफ का इंतजार कर रही है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि पॉक्सो जैसे संगीन कानून इसलिए बनाए गए हैं ताकि बच्चे सुरक्षित रहें, उनकी मासूमियत की रक्षा हो और जो भी इन कानून को तोड़े उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, चाहे वो कोई आदमी भी हो, कोई मंत्री का बेटा हो, कोई भी हो, बड़े से बड़े लोग। इस केस में सबसे ज़्यादा साहस दिखाया उस 17 साल की लड़की ने जिसने एक केंद्रीय मंत्री के बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की हिम्मत की। उसकी मां ने भी जो हिम्मत दिखाई है वो बहुत अद्भुत है क्योंकि अक्सर ऐसे केस में पीड़ित परिवार पैसे के लालच में या डर की वजह से अपनी शिकायत वापस ले लेते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। ये परिवार पूरी हिम्मत के साथ कानूनी लड़ाई लड़ रहा है और यही इस केस की सबसे बड़ी ताकत है। अब आखिर में मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ। इस केस से एक सबक मिलता है कि चाहे आप कितने भी ऊंचे पद पर बैठे हों, चाहे आपका पिता कितना भी ताकतवर हो, चाहे आपके पास कितने भी पैसे हों, अगर आपने कानून तोड़ा तो आपको सजा मिल के रहेगी। यही हमारे संविधान की ताकत है, यही हमारी न्याय प्रणाली की पहचान है और यही उम्मीद हम सभी को रखनी चाहिए। अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका इस केस पर क्या राय है। क्या भागीरथ को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए? क्या उसके पिता को इस केस के चलते मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए? और क्या आपको लगता है कि भारतीय न्याय प्रणाली इस केस में निष्पक्षता से काम करेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्योंकि आपकी आवाज़ मायने रखती है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाइए ताकि सब लोग जान सके कि बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए हमारे देश में कितने सख्त कानून हैं। और हमारे न्यूज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।